मुआशी बहरान, जो एक सियासी बहरान दिन ब दिन नई शक्ल और नए रूप में आ रहा है, क्योंकि ग्रास रूट से हमें वोट मिले हैं। पाकिस्तान के हर शहर से, हर देहात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बल्कि इत्तेहादियों की हमारे साथ है। पाकिस्तान के बहुत सारे, जैसे यासीन साहब ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त पाकिस्तान के इक़्तिदार का हिस्सा हैं, ठीक है। और आप देखें कि तारीख में पहली मरतबा, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद, बेगम नसरत भुट्टो साहिबा के बाद, मियाँ साहब के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया तो वो पहुंच गए और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ वो अपना मौक़िफ़ दिए वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हमारे मुल्क के अंदर जो जितने भी इदारे हैं, उन इदारों के अंदर और हुकूमत के दरमियान कोई टकराव हो, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हम तो कोशिश कर रहे हैं इदारों के अंदर जितनी हर इदारे की अपनी एक इज्जत और एहतराम है वो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत नहीं करेगी तो कल जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं या आपके जो मुखालिफ हैं या दुश्मन है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके इदारे ठीक तरीके से काम करें। और पीपल्स पार्टी की पहले दिन से ये कोशिश है कि हम इदारों के अंदर अपने इदारों को मजबूत करें। सुप्रीम कोर्ट आपके सामने मिसाल है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन जब वो उसको वोट मिले थे, उन्होंने तमाम जजेस को रिहा कर दिया था। वो प्राइम मिनिस्टर या वो पार्टी या वो हुकूमत जजों को तो रिहा कर दिया, तो बहाली में तो बहुत टाइम लग गया था। फिर देखिए, यकीन हम नहीं किया ना, टाइम लगा तो उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं जजेस को बहाल किए ना। यासीन आज़ाद साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जजों को बहाल की? लेकिन जहाँ तक हुकूमत की बहाली का ताल्लुक है, मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि अगर पाकिस्तान के वकला, सिविल सोसाइटी के लोग और मीडिया के लोग अपना किरदार अदा नहीं करते तो शायद जजेस की बहाली मुश्किल हो जाती। क्रेडिट गोज़ टू मीडिया, वकला और सिविल सोसाइटी। और पाकिस्तान के मेरे नजदीक 18 करोड़ आवाम भी उसका एक हिस्सा है। सियासी जमातें क्यों क्रेडिट लेने चाहिए? सियासी जमातों का जहाँ तक क्रेडिट का ताल्लुक है, जब वकला की मूवमेंट स्टार्ट हुई तो सियासी पार्टियों ने वहां भी मूवमेंट को कैश किया, राइट? कैश करना उनका राइट था। हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात का इख्तियार इस्तेमाल करती है, लेकिन क्रेडिट जिन लोगों को जाता है उनका उसी को जाना। मैं यहाँ पे एक जो नुकता पूछना चाहूंगा, मियां साहब कहते हैं कि अगर वो लाहौर से ना निकलते बाहर तो शायद जो है अदलिया कभी बहाल नहीं होती। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आज आपने देखा होगा कि खुद अकरम शेख साहब जो मंसूर एजाज के वकील हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि मियां साहब जो इसमें मेमो पिटीशन के जो पिटिशनर थे, उन्होंने इस केस से दिलचस्पी छोड़ दी और यहाँ से चले गए। इवन लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी जो है तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल करनी थी, वो भी फाइल नहीं की। तो मैं इस स्टेटमेंट को देखने के बाद, ज़ाहिर है कि इतना इम्पोर्टेंट केस था, इसको साबित करने के लिए आपको लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी चाहिए थी। आपने एक एडवोकेट को हायर किया। क्वेश्चन यह है कि जब 3 जजेस को लाके आपने इस्लामाबाद में बैठा दिया और तीनों के तीनों चीफ जस्टिस हैं, एक सिंध हाई कोर्ट का, एक बलूचिस्तान का, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आप 3 जजेस को इंगेज कर दिया। तो अगर आपने ये पिटीशन फाइल की थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप जाएं इस कमीशन के सामने साबित करें, तो फिर पिटिशनर का ये हक बनता था कि पहले दिन ही लिस्ट ऑफ विटनेसेस वो फाइल करते कि ये मेरी एविडेंस है इस एलिगेशन को साबित करने के लिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज खुद जो उनका वकील, हमदर्द वकील है उनका, वो ये कहता है कि मियां साहब ने केस से दर्ज। इसका मतलब ये है कि कौम का टाइम जाया किया गया या कौम को बेवकूफ बनाने? मेरे नजदीक पॉलिटिकल गेम था, इसकी पब्लिसिटी लेने की कोशिश की गई। जब आपको देखा कि इसमें कामयाबी के चांसेस बहुत कम है, तो मेरे ख्याल में आपने इंटरेस्ट छोड़ दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि लोग ये महसूस करने लगे थे कि पता नहीं जो हमारे आईनी इदारे हैं आपस में इनका एक टकराव होने वाला है। उनने रब ने करम किया कि क्राइसिस हम काफी हद तक पीछे निकले, क्योंकि 11 तारीख को जनवरी को मैं जब इस्लामाबाद में था तो रात की वहां की जो सूरत हाल थी कोई अच्छी नहीं थी। मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी मीटिंग हो रही थी, चारों तरफ से मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट को घेरे में लिया हुआ था और इम्प्रेशन ये दिया जा रहा था कि शायद आज ही कोई तब्दीली आने वाली है। लेकिन मैं उस वक्त भी मुकम्मल तौर पे मुतमईन था कि ये जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ये एक दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए की जा रही है। कोई भी अदारा अब इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई गलत काम करे, और गलत काम करने का तो मैं अपने ये बार बार कहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में आप तस्वर भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बहुत हमने तबाही मचाई। यासीन आज़ाद साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे या नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मैं फिदा हुसैन साहब से और यासीन साहब से ये पूछूंगा
कि जो वजीर आजम को यकम तक की मोहलत मिली है उसमें क्या तवक्कुआत हैं? क्या वजीर आजम के खिलाफ जो है तौहीन अदालत का जो एक पेंडिंग है मुकदमा, उसमें कोई फैसला सुना आएगा? हुकूमत क्या इससे मुतासर हो सकती है? ये सारी बातें पूछेंगे। हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है यासीन आज़ाद साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं फिदा हुसैन साहब, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। यासीन साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि एक हम जब ऑफ एयर थे, एक चीज मैंने आपसे पूछी थी कि क्या आर्मी चीफ के जो बयानात हैं, जो उन्होंने एविडेंस साथ में जमा करवाए हैं, जो चीजें की हैं, उनकी क्या हैसियत होगी फिर आगे जाकर के इस मेमो स्कैंडल में? देखिए, लीगली मैं आपको बताऊं कि जब भी फॉर एग्जांपल किसी केस में आप जवाब दावा दे देते हैं, जी, आप अपना स्टेटमेंट दे देते हैं, जी, जब तक विटनेस बॉक्स में आकर आप एविडेंस नहीं देते जी, उस वक्त तक वो जो डॉक्यूमेंट होता है वीक पीस ऑफ एविडेंस कहलाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। आर्मी चीफ या ISI के सरबराह ने जो स्टेटमेंट तहरीरी तौर पर कोर्ट के अंदर लिख कर दिया, कल कमीशन अगर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, कंप्लीट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, विटनेस बॉक्स में आके ऑन ओथ वो अपना स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके बाद फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दूसरे आदमी को क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, उन दोनों की एविडेंस कंप्लीट होने के बाद फिर देखी जाएगी कि उस स्टेटमेंट की लीगल वैल्यू क्या बनती है। राइटिंग में लिखकर देने को उस वक्त तक आप फाइनल डॉक्यूमेंट, फाइनल एविडेंस नहीं कर सकते जब तक विटनेस बॉक्स में आके आप अपनी एविडेंस। दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मंसूर एजाज के पास अब क्या क्या जो है मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, कि क्या उनके पास कमीशन को भेजा जाएगा रिकॉर्डिंग के बयान रिकॉर्ड करने के लिए, या वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, या कोई और तरीका कर? देखें, ये जो तरीका कार है, चूंकि कल मेरे ख्याल में मेमोगेट के कमीशन के पास डेट ऑफ हियरिंग है। जी, डेट ऑफ हियरिंग में जिस तरह मैंने पहले पॉइंट आउट किया, नहीं, हुकूमत ने ये भी कहा कि जी ये काजी साहब की भी एक पिटीशन दायर हुई है कि जनाब ये चूंकि वो नहीं आया तो इसको केस को खत्म किया जाए। देखें, चूंकि लिस्ट जिस तरह का आज की पोजीशन सामने आई है, पिटिशनर ने जो केस दाखिल किया था उसको साबित करने के लिए कोई एविडेंस अभी तक सामने नहीं आई, नंबर 1। जो मेन विटनेस था वो भी आज नहीं आया। सही, तो उसके हिसाब से अब पोजीशन ये हो गई कि उस केस को साबित करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है नहीं। अब डिपेंड करता है कमीशन के कंडक्ट पे कि कल कमीशन क्या फैसला करता है। कमीशन अगर ये कहता है कि नहीं, कमीशन पे हम बाहर जाके एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो फिर ये कमीशन की मर्जी पे है। सही, कमीशन अगर ये कहता है कि नहीं, हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, कोई एविडेंस नहीं आई, ज्यादा इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं, ये डिपेंड करेगा कल की हेयरिंग पे। ठीक है, अच्छा, ये जो दो मुतवक्का फैसले हो सकते हैं, क्या ये भी हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कोई? सर, वीडियो का कॉन्फ्रेंस या ये जो है, इसमें रिकॉर्ड टेम्पर बहुत हो सकता है। सही, उसमें एविडेंस किसी वक्त भी टेम्पर हो सकती है। ठीक है, वो आपके पास प्रोसीजर नहीं है, और एविडेंस एक्ट इसकी बात की इजाजत भी नहीं देता। ठीक है, एविडेंस एक्ट का जो प्रोसीजर है वही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई कमीशन बन जाता है, आप एज ए विटनेस है, जब तक आप विटनेस बॉक्स में जाके अपनी एविडेंस ऑन ओथ नहीं देते, आपके स्टेटमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, और लामाला जो विटनेस। लेकिन अब जो सिचुएशन सामने आई है उसमें यह है कि कोई एविडेंस ही रिकॉर्ड पे नहीं आ रही। सही, और कल की हियरिंग है, पिटिशनर की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोड्यूस नहीं की गई कमीशन के। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कल कमीशन इस बात का फैसला करता है जी, तो करोड़ों रुपया आपको अपने कौमी खजाने से खर्च करना पड़ेगा। सही, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सही, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो इस गरीब मुल्क में जो करोड़ों रुपया एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए जो कमीशन आप भेजेंगे, वो कहां से खर्च किया जाएगा? कौमी खजाने से खर्च करेंगे ना। तो मैं ये समझता हूँ सिवाय नुकसान की कोई फायदा नहीं है, और ये चैप्टर अगर क्लोज होता है तो इसको क्लोज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। कल क्या हुकूमत क्या रास्ता अपनाएगी? कल चूंकि मेमो स्कैंडल के जो मरकजी किरदार हैं वो नहीं आए, कोर्ट में जब कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे, हुकूमत कल क्या करेगी? देखिए मियां साहब, ये मुल्की मफाद में है जी। मैं तायद करूंगा यासीन साहब के इस मौक़िफ़ को, ये मुल्की मफाद में है कि आप इसको इधर ही क्लोज कर दें। सही, दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यासीन साहब ने कहा कि वकला की जो एक बड़ी तहरीक थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, चीफ साहब जब बहाल हुए थे तो जरूर उस पे इसरार शाह को भी देखा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद अरकान थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान लड़के शहीद हुए थे कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। हमारे लड़कों ने जाने गवाही की शहादतों से तो किसी को इनकार नहीं। मैं तो सिर्फ कल वाले वाकये पे पूछ रहा हूँ कि कल क्या करने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि मुल्की मफाद में, मुल्की मफाद में है। ठीक है, यासीन साहब ने जब कहा कि सिविल सोसाइटी के अंदर और तमाम मीडिया का एक बड़ा रोल था उस पूरी एजुटेशन में, तो मैं ये जरूर काउंट करवाना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जरूर जो आपके तहरीक में हिस्सा थे, आपकी तहरीक में मुसलसल एक हर दस्ते का किरदार अदा कर रहे थे, तो उनको अपना। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, अब मैं मुझे ये बताइएगा कि कल अगर फॉर एग्जांपल मेमो गेट्स कमीशन जो है वो ये कहता है कि जी उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए जाएगा, हुकूमत फैसिलिटेट करेगी कमीशन को? यकीनन ये कल के फैसले पे डिपेंड होता है ना, कि अगर वो फैसला, क्योंकि मुल्की मफाद में ये है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर मेरी जाती तौर पे आप राय लेना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि मुल्की मफाद में ये फैसला होना चाहिए कि एक बाहर बैठा वो आदमी, वो शख्स जो एक कागज लेकिन अगर मुल्की मफाद में ये करना जरूरी है, उसका बयान रिकॉर्ड करना जरूरी है, तो उनका मौकूफ है, यकीनन कल तक इंतजार करना पड़ेगा। पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि क्या इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा बड़ा इशू जो है वो यकम तक जो मुलतवी है केस तौहीन अदालत का, और उसके अलावा बाबर अवान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो हमारे यहाँ केसेस सामने आ रहे हैं, क्या इस पे मुमकिन नहीं है हुकूमत अपने वकला को या अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी ये कहे कि किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो रिएक्शंस हैं, इस तरह के रिएक्शंस, क्या इस तरह के रिएक्शंस आना जरूरी है या ये गलत है? एक्चुअली आपने दो चीजों के एक साथ मिक्स कर दिया जी। एक तो वो कंटेम्प्ट है जो प्राइम मिनिस्टर वाली है एनआरओ के हवाले से, और एक कंटेम्प्ट वो है जो बाबर अवान साहब के खिलाफ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कंटेम्प्ट का शो काज नोटिस है, वो उसका तरीकाकार फिर वही एविडेंस का आएगा, केस प्रोसीड होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वाली बात, क्योंकि उस टाइम मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था, सारी कार्रवाई मेरी मौजूदगी में हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्शन ये है कि आप इम्यूनिटी पे आ जाए, कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी हासिल है, ठीक है, कि ये कार्रवाई ये एग्जम्प्टेड है इस प्रोसीडिंग से या नहीं है। एतजाज हसन साहब का कहना यह था कि चूंकि मुझे कंटेम्प्ट का नोटिस दिया गया, शो काज नोटिस है, तो शो काज नोटिस के ही सिले में मुझे आर्गुमेंट का मौका दिया जाए। तो कोर्ट का मौका यह था कि फॉर एग्जाम्पल ये साबित कर दिया जाए कि कोर्ट कंटेम्प्ट की तरफ नहीं जा रहा, कोर्ट सिर्फ इम्यूनिटी की बात करता है। तो कोर्ट का मौक़िफ़ ये था कि कल अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है और वो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी हासिल नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा कि आपको खत लिखना पड़ेगा। सही। और कोर्ट अगर इस रिजल्ट पे पहुंचता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी है, तो फिर उस वक्त तक खत नहीं लिखा जाएगा जब तक वो सदर पाकिस्तान है। इन दो बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल करना है। और इस पर चूंकि उस पूरी प्रोसीडिंग का मैं विटनेस हूँ, मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, तो उस दिन भी आपने देखा होगा कि एक गवाह दिया गया था, सजा हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई कंटेम्प्ट का एक लॉ है, उसके मुताबिक आपने प्रोसीड करना है। तो बहुत शुक्रिया यासीन आजाद साहब, फिदा हुसैन साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ प्रोग्राम में तशरीफ रखना। यकीनन मेमो स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख में एक हलचल मचाने वाला स्कैंडल था, लेकिन अब कल क्या होगा, मेमो कमीशन जो है इसका क्या फैसला करेगा। मुतवक्को फैसले में यह भी है कि मुल्की मफाद में इस केस को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मियाँ साहब जो इस केस में पिटिशनर हैं वो छुट्टियों पर पाकिस्तान से बाहर लंदन में बैठे हुए हैं। क्या मियाँ साहब का इंटरेस्ट सिर्फ यही था कि वो मेमो स्कैंडल को पाकिस्तान में लॉन्च करने के बाद उसके बाद वो खुद बाहर जाके बैठ जाएं, या वो अदालत की मावनत करते, अदालत को कुछ एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करते? लेकिन ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मियाँ साहब इस केस में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। उन्होंने अपना सियासी नुकसान किया या सिर्फ उस वक्त पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए जो उन्होंने गेम एक प्लान खेला था, गेम खेली थी, उस गेम का आगे आने वाले दिनों में उनको क्या फायदा होता है। नाज़रीन, मेमो स्कैंडल यकीनन पाकिस्तान के मफाद में जो भी फैसला हो, पाकिस्तान के कौम के और इस कौम के इदारों के मफाद में फैसला होना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह की कोई भी जो स्कैंडल या किस तरह की कोशिश है वो कामयाब ना हो सके। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।